नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल परीक्षा की तैयारी में स्वागत है। मैं हूं देवांशु मालवी। और दोस्तों, अगली वीडियो में हमने दर्पण सूत्र तक पढ़ चुके थे। आज हम गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। कैसी इमेज बनती है, जब वस्तु किस स्थिति में हो तो कैसी इमेज बनती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। वो वीडियो कुछ क्वेरी के कारण पूरी नहीं हो पाई थी। आज ये पार्ट 3 उससे आगे होगा। तो अवतल दर्पण के लिए पहली टेबल होगी और उत्तल दर्पण के लिए दूसरी टेबल होगी। यदि वस्तु अनंत पर होती है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो, कहीं पर भी हो, यानी सी से परे हो, अनंत पर हो, तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के नीचे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर अनंत पे कहीं पे है तो उल्टा बनेगा इमेज, वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा इमेज, ये ध्यान रखना। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि जब अनंत और केंद्र के बीच में हो, मतलब अभी तो अनंत पर थी, अब अनंत और केंद्र के बीच में यहाँ कहीं भी हो सकती है वस्तु, कहीं भी ऐसी वस्तु हो सकती है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस और केंद्र के बीच में हो। जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और केंद्र के बीच में होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा। देखिए, वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कहती है कि जब वस्तु केंद्र पर ही हो, यानी जो यहाँ थी अब वो यहाँ ना हो करके वो केंद्र पर ही हो, वो केंद्र पर ही हो। तो जस्ट इससे उल्टी होगी सिचुएशन कि कैसा होगा? अगर केंद्र पर होगी तो इमेज भी आपकी केंद्र पर ही बनेगी। अगर वस्तु केंद्र पर है तो इमेज भी केंद्र पर बनेगी, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और जस्ट सीधी सी बात है बराबर आकार की बनेगी। तीसरी सिचुएशन है कि केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कि जो वस्तु रखी हुई है वो इन दोनों के बीच में हो। इन दोनों के बीच में अगर वस्तु रखी जाती है तो कैसी बनेगी? केंद्र और अनंत के बीच में यहाँ कहीं पे बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। इस वस्तु से इमेज जो बनेगी बड़ी बनेगी और वास्तविक बनेगी। अगर वस्तु फोकस पर रखी हुई है, यानी यहाँ पर ना रख के वस्तु को यहाँ पर अगर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब बनेगा वो इनफाइनाइट, यानी अनंत पर बनेगा। बहुत बड़े आकार का, लार्ज अमाउंट का बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर बहुत ही बड़ा इमेज बनाएगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अगर P और F के बीच में हो, यानी इसके और इसके बीच में अगर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे, यानी कि इस साइड बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? आभासी। कभी भी अगर दर्पण के मिरर के पीछे अगर इमेज बनती है तो वो हमेशा आभासी बनती है, और कभी भी लेंस के पीछे बनती है तो वो वास्तविक बनती है। उल्टी की सिचुएशन होती है। तो आभासी बनेगी। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? सीधा बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यानी कि अगर ऐसी वस्तु है तो उसकी इमेज होगी वो कुछ ऐसी होगी। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। यानी कि अनंत पर, यहाँ कहीं पे अनंत डिस्टेंस पर अगर वस्तु रखी हुई है तो पीछे मुख्य फोकस पर, मतलब दर्पण के पीछे जो इमेज बनेगी वो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगी। सीधी बनेगी, वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत ज़्यादा छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा, बिंदुनुमा आकार का बनेगा। तो इमेज यहाँ बनेगी बिंदु आकार की। और अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो जो अनंत मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में कहीं भी अगर प्रतिबिंब हो, वस्तु हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा? आभासी ही बनेगा, सीधा ही बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा रहेगा, अत्यंत छोटा नहीं रहेगा। यानी वो कुछ इस आकार का रहेगा, वो एकदम अत्यंत छोटा नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन हो गई है वस्तु जहाँ पे, मतलब जिस जगह वस्तु होगी उसकी इमेज कैसी बनती है। चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की, कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कि मान लेते हैं कोई दो मीडियम है, दो माध्यम है। ये है आपका पहला माध्यम N1 और ये है आपका दूसरा माध्यम N2। ये मानते हैं कि विरल माध्यम है और ये जो माध्यम है सघन। ये माध्यम विरल है और ये वाला माध्यम सघन है। विरल सघन समझते हैं। विरल सघन क्या होता है? जब पार्टिकल, किसी भी माध्यम के पार्टिकल यानी कण दूर दूर होते हैं तो वो माध्यम होता है विरल यानी विरला। और जब
उस किसी माध्यम के पार्टिकल बहुत ही घने होते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो वो माध्यम होता है सघन। अब विरल में जैसे वायु के कण दूर दूर होते हैं, और सघन में जैसे द्रव्य यानी द्रव के यानी पानी के, जल के कण पास पास होते हैं, तो वायु होता है विरल माध्यम, जल होता है सघन माध्यम। ऐसे ही कांच के कण पास पास होते हैं, तो कांच भी कैसा होता है, सघन माध्यम होता है। तो चलिए समझते हैं अपवर्तन क्या होता है। यहाँ पे एक काल्पनिक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये होता नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं, इससे हम लोग एंगल समझते हैं। तो क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, अपना मार्ग खो देती है, और थोड़ा सा या तो झुक जाएगी या दूर हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसको अभिलंब यानी नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और कभी भी इसका अपोजिट हो यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो हमेशा अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो पहला नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण को हमेशा आई से डिनोट करते हैं, अपवर्तित किरण को आर से डिनोट किया जाता है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ये हमेशा एक ही बिंदु पर होते हैं, एक बिंदु पर होते हैं, ठीक है ना, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये इस नियम को स्नेल ने बताया था। स्नेल ने क्या बताया था कि देखिए, अब जो आपतित किरण होगी वो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी तो उसको आपतन कोण कहेंगे, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी तो उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। तो स्नेल ने कहा था, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं साइन, कॉज, टैन, ये तो आप जानते ही होंगे। तो साइन को ज्या कहा जाता है, साइन को क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। तो इसी के संबंध में स्नेल ने एक नियम दिया कि जो आपतन कोण की ज्या होती है, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, वो समानुपाती होती है अपवर्तन कोण की ज्या के, वो अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। तो समानुपाती का साइन हटता है कि सदैव आपतन कोण, स्नेल का नियम क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है, यानी साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। तो साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन साइन आर। ये एन क्या है, एन एक कांस्टेंट, एन क्या है, एन एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक या स्थिरांक। ये भी समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है तो नियतांक आता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो रूल होता है इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये हो गया स्नेल का नियम। चलिए अब समझते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक के बारे में हम बात करेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है, तो कभी भी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष कभी प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1n2 क्या कहलाएगा, n2 अपॉन n1। ये जो रेशियो होता है ये कहलाता है अपवर्तनांक। यदि कभी भी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर रही है तो दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक अपॉन विरल माध्यम यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक का रेशियो होगा वो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक होगा, यानी 1n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1
कहलाएगा, इसे कहते हैं अपवर्तनांक। जब कभी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक n2/n1 होगा। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तनांक। नेक्स्ट लेंस और लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम पार्ट 4 में बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब का बटन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।